हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आप सभी की यहाँ पर एकदम से सुपर टेट के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पर्यावरण की एकदम से जबरदस्त मास्टर धुआंधार क्लास के साथ उपस्थित हो चुके हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दें, ये पूरा एक मास्टर वीडियो है ईवीएस के लिए। मास्टर वीडियो का मतलब है मास्टर वीडियो। पूरी तरीके से यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो की खासियत है कि जितने भी डिफरेंट एग्जाम में ईवीएस का क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें भी ये है कि ये क्वेश्चन हमने वन लाइनर के फॉर्मेट में लिखा है। वन लाइनर के फॉर्मेट में इसे हमने टाइप किया है आप सभी तक कि ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश की, जिससे टाइम कम लगे, टाइम आपका बचे और मैटर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराया जा सके। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लास्ट तक। एक बार देखने के बाद एक ही बार में ये वीडियो खत्म कर दीजिएगा। कहने का मतलब एक ही बार देखने के बाद पूरी चीज़ें आप अपने मेमोरी में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार में ना आए, दो बार बस, इसके बाद यहाँ पर खत्म कर देना। इस वीडियो को यहाँ पर खत्म कर देना और ईवीएस का आपका जो टॉपिक है वो भी आपको किनारे कर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है, अपने दोस्तों में शेयर करते रहना है। बस आपको यही काम करना है और सारी चीजें वनडे एग्जाम टारगेट पर आप जुड़े हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। एक सीट आपको पक्की करके जानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर देख लीजिए टाइम टेबल। वनडे एग्जाम्स 2.0 पर 8 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है। और वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की देखिए 10 बजे सुबह क्लास होती है, दोपहर के 3 बजे होती है और शाम के 7:30 बजे होती है। तो ये तीनों क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ में एससीईआरटी भी हम कवर करेंगे। और वनडे एग्जाम्स 2.0 पर भी करंट आप देखिएगा, करंट और जीएस बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN करता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा IUCN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, लिख देते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। कहाँ पर? फ्रांस में। इसके CEO कौन है? ब्रूबो ओबरेल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से ये संबंधित है। अगला प्रश्न, नागालैंड के पर्वतीय वन बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? झूम कृषि है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से प्रश्न समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको रिप्लाई कैसे करनी है। एग्जैक्टली जिस तरीके से यहाँ पर हम आपको बताते चल रहे हैं। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में ये अवस्थित है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। इंदौर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रदूषक है, इंदौर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। रेडान गैस की वजह से ही यहाँ पर वायु प्रदूषण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है। अंतर्राष्ट्रीय, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है कहां पर? यह है मैनचेस्टर में। अगला प्रश्न, पेरिस नियम पुस्तिका का संबंध जलवायु परिवर्तन से। पेरिस नियम जो पुस्तिका है उसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये सभी प्रश्न हमने बहुत ही मेहनत से बहुत ही सिलेक्ट करके डिफरेंट एग्जाम में जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए सभी को हमने वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको उपलब्ध कराया है। बहुत ही मेहनत के साथ अच्छे तरीके से पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा पर्यावरण हमने यहाँ पर कवर कर लिया। और इससे आसान वे कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आसान वे कुछ नहीं हो सकता। और आप
कि पढ़ाई कितनी आसान हो जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं लग रहा, बिना किसी एक मतलब कुछ भी कहने का मतलब एक भी पैसा नहीं लग रहा है, बस आपको कहने का मतलब चीज़ें परोस दी जा रही, अच्छे अच्छे खाने को परोस दी जा रही, बस आपको खाना है तो सारी चीज़ें आपको मिल जा रही, बस आपको पढ़ करके जाना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इतना करने, अगर नौकरी पाना है तो इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया तो ये बहुत ही छोटा सा काम है और आप लोग कर चुके होंगे। जैसे वीडियो कंप्लीट होगी आपका एक पोर्शन पूरा तैयार हो चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। किसको? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र से प्राथमिक भूकंप तरंगे गुजर सकती हैं। जो पृथ्वी का केंद्र है यहां से प्राथमिक भूकंप तरंगे गुजरती हैं, जो प्राइमरी होती हैं। सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न तरंगों को हम सुनामी कहते हैं। सागरीय भूकंपों के द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हीं को हम सुनामी कहते हैं। अगला है, प्रारंभिक भूकंप तरंगों का जो औसत वेग होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्राथमिक भूकंप तरंगों का औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है, टॉर्नेडो कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये कहाँ पर उठता है? कैरिबियन सागर से इसका संबंध है। कैरिबियन सागर जब भी आ गया टॉर्नेडो आ गया तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, ये टॉर्नेडो है क्या? किसी मछली का नाम ना होकर के ये चक्रवात है। चक्रवात में कैसा? उष्णकटिबंधीय। कहाँ पर आता है? कैरिबियन सागर में। क्लियर? अगला है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कियालू, ये कहाँ पर है? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका जो कियालू है ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभी एक से एक बढ़कर एक क्वेश्चंस हैं। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट से, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक सीट पक्की करनी है तो हमें लगन से मेहनत के साथ जुटे रहना पड़ेगा। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश नॉर्वे और स्वीडन है। अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित देश नॉर्वे और स्वीडन है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आप सभी को समझ आ रहा है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण जो होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। मानव जनित जो मतलब मानव की वजह से प्रदूषण फैल रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। अगला, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड सुयस ने किया था। बायोस्फीयर। ठीक है। अगला, कोल डेजर्ट जामंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कोल डेजर्ट जामंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ये लिखी गई है वंदना शिवा के द्वारा। नेक्स्ट है, गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। ये पूछा गया है। जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सभी पूछे गए, बस हमने उनको जितने भी ऑब्जेक्टिव थे तामझाम को हटा करके वन लाइनर के फॉर्म में आपको दिया है। गहरे सागर में जो जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन होता है ये न्यूनतम होता है। पूछा जाएगा कि कहाँ पर न्यूनतम होता है, तो गहरे सागर में। अगला, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन होता है? सिगरेट का धुआं है उसमें मुख्य प्रदूषक क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो वही ऑप्शन आप सही करेंगे। इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दी थी। किसने दी थी? जोसेफ फोरियर के द्वारा दी गई थी। कब? 1824 में। किसकी संकल्पना? ग्रीन हाउस गैसेस की। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है।
सबनकामा ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है? पेरू में। सबनकामा ज्वालामुखी ये है पेरू में। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? विश्व का चीन है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलेंगे। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? ये चिपको आंदोलन मूल रूप से वनों की कटाई के विरुद्ध था। तो वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, जो पेड़ से चिपक चिपक करके उसको रोका गया था। अपने प्रदूषकों के कारण दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। अपने प्रदूषकों के कारण दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। अगला है, औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। जो औद्योगिक मलबा होता है उसमें देखिए, उद्योगों से निकलने वाला जो मलबा होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से होता है। सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग ही रासायनिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैलाता है। अगला है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में 1979 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1979 में। अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ये माउंट कोटोपैक्सी है। ये माउंट कोटोपैक्सी है कहाँ पे, कहाँ पर है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखिए, हमारा उद्देश्य हमेशा होता है, जब भी हम आपसे पूछते हैं हमारा उद्देश्य ये होता है कि आप लोग उसे खोजिए, सर्च करिए, मेहनत करिए। एक खोजेंगे उसके साथ साथ आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चंस तैयार होंगे। ठीक है, जो खुद से आप देखते हैं, आप सभी जानते हैं सीखने के जो सिद्धांत होते हैं, जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं कोई चीज़, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, जो करके सीखते हैं, जो खुद से सीखते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो आप लोग खोजेंगे, सर्च करेंगे तो एक के साथ आपके 3-4 क्वेश्चंस तैयार होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में है। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित किया गया। आपके एग्जाम में पूछा गया ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित किया गया। भूटान अपने, अगला प्रश्न है, भूटान में अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। मतलब उसका जितना क्षेत्रफल है उस पर 70% तक वन होना अनिवार्य है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा धनसिरी हैं। ठीक है, आगे, मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। मक्का की खेती मक्का के उत्पादन के लिए तो होती है, लेकिन एथेनॉल का अगर प्रोडक्शन करना हुआ तभी मक्का इफेक्टिव होता है। मक्के से एथेनॉल का उत्पादन होता है। 10% ऊर्जा का जो नियम है, 10%, ये खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक ये जाती रहती है। मतलब यहाँ से जो ऊर्जा आगे ट्रांसफर होती है 10% इस तरीके से आगे आगे के लेवल में ट्रांसफर होती जाती है। ये किससे संबंधित है? खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने से ये संबंधित है। ठीक है, अगला है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है, सौर ऊर्जा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा भी है, लेकिन बहुत पूछा जाता है ये। अगला, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में है। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? बहुत ही आसान सा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न, भारत में दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, दामोदर नदी को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? विकल्प में दामोदर नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र,
जितनी भी नदियां दी रहेंगी। तो विकल्प में आपका सही हो जाएगा दामोदर नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा लंदन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लंदन में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। जो हवा में तैर रहे होते कण होते हैं छोटे छोटे, जो श्वसन के माध्यम से मतलब वो अंदर चले जाते हैं, उनका जो आकार होता है 5 माइक्रोन से भी कम होता है। अगला है, भारत सरकार द्वारा फरवरी 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1985 में, 1985 में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए है, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है, ये ग्लोबल 500 पुरस्कार। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए, राष्ट्रीय उद्यानों में जो आनुवांशिक विविधता का रख रखाव होता है वो इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। इन सीटू संरक्षण और एक होता है बाह्य सीटू। इन सीटू संरक्षण में जो आनुवांशिक विविधता होती है उसका रख रखाव इसमें शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में इन सीटू एक्स सीटू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए हम चलते हैं। इन सीटू जो संरक्षण होता है, इन सीटू कंजर्वेशन ये होता है जैसे जो कोई भी पौधा अपने प्राकृतिक आवास में, जीव जंतु जो पौधे होते हैं मतलब अपने प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षित कर लिया जाता है। जैसे कि जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर उनका प्राकृतिक आवास होता है, जहाँ पर वो हमेशा रह रहे होते हैं, वहीं पर इनको संरक्षित करना ये होता है इन सीटू। इन सीटू मतलब वहीं पर अंदर। एक होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, इनके प्राकृतिक आवास से कहीं दूर ले जा करके इनको सुरक्षित किया जाता है, मतलब संरक्षित किया जाता है, इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ से जहाँ पर उनका प्राकृतिक आवास होता है, जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, वहाँ से कहीं दूर ले जा करके उनको संरक्षण प्रदान करना, ये हो जाता है एक्स सीटू। ठीक है, इन सीटू जहाँ वो जिस प्राकृतिक आवास में रह रहे हैं वहीं पर उनको संरक्षित करना, ये हो जाता है इन सीटू और एक्स सीटू में अंतर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर देखिए आनुवांशिक विविधता का जो रख रखाव होता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है, वही का वही। अगला है हमारा प्रश्न, डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये जो ड्रग है गिद्धों के समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है खूब। गिद्धों की जो संख्या है उसकी कमी के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम ड्रग ये रिस्पॉन्सिबल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ था। क्लियर? अब यहाँ पर UNFCCC इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। यूनाइटेड नेशंस, UN से हो गया यूनाइटेड नेशंस, F से हो गया फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ था। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्योटो उपसंधि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुई। क्योटो 16 फरवरी 2005। विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश कौन सा है? भूटान है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए ये जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र परिप्रशांत मेखला है। सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ये परिप्रशांत मेखला। अगला है, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 16 सितंबर। अगला है,
प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? 1974 में। 1974 में, 1974 में। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। कब किया था? 1935 को, 1935 को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया। कब किया था? 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया। भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 में जारी की गई। कब जारी की गई? 2009 में ही जारी की गई। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, उससे पहले एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे और दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे। और ये आपकी जो संख्या इसको और बढ़ाइए पूरा, बहुत ही ज्यादा। आपकी जितनी भी संख्या, जितना हाईएस्ट होना चाहिए उतनी हो, जल्दी से ये सब आपको करना है। तो फटाफट से बस आप लोग जल्दी से जितनी भी चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते चलिए। जितना आप लोग रिप्लाई करेंगे, लिखेंगे, उतनी चीजें आपकी मेमोरी में फीड होती जाएंगी। तो बातें कम, पढ़ाई ज्यादा। हमारा टारगेट हमेशा हमारे निगाह के सामने होना चाहिए। मछली की आंख हमें हमेशा दिखनी चाहिए, राइट। चलिए, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को हम प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। कौन सी चट्टानें? प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन Rio+5 रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित हुआ? 1997 में। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों जो हॉट स्पॉट हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज हैं, ये हैं पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। ये 4 हैं हॉट स्पॉट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? IUCN। हमने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर 1948 को। कहाँ पर? फ्रांस में। CEO कौन है? ब्रूवो ओबेरल। अगला प्रश्न, जलवाष्प प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जो सर्वाधिक हरित प्रभाव उत्पन्न करती है। जलवाष्प, ध्यान रखिएगा, ये एनवायरनमेंट को गर्म करने का काम करती है। अगला है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाले जंगली एवं पालतू जीव जंतुओं और पादपों की प्रजातियों की बहुलता को हम कहते हैं जैव विविधता। किसी प्राकृतिक प्रदेश में कोई नेचुरल प्लेस है, नेचुरल जगह पर पाई जाने वाली जो जंगली पालतू जीव जंतु पादपों, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, जितने भी डिफरेंट टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये कहा जाता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जितने अधिक जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप के, वहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। भारत के राजस्थान में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। जो साइबेरियन सारस आते हैं साइबेरिया से, इनका प्राकृतिक निवास आइडियल कंडीशन होती है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। तो भारत के राजस्थान में आते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो वर्षा जब होती है तो ये समझिएगा कि वायुमंडल साफ सुथरा हो रहा है। वैसे भी जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो देखिए कितना, मतलब जो भी हमारे चीज़ें रखी होती हैं वो देखिए कितनी गंदी सी हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल की जितनी भी वो गंदगी होती है आकर के ऊपर गिर जाती है। अब कभी देखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत के राजस्थान में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए। तो पहला बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के धार जिले के पाउलिया क्षेत्र में की गई है। डायनासोर जीवाश्म जो राष्ट्रीय पार्क है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश में, MP में। अब यहाँ पर भी देखिए, मध्य प्रदेश तो राज्य हो गया, इसका एक जिला है धार जिला। धार जिले के भी पाउलिया क्षेत्र में की गई है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना। आगे, कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले संसाधनों की कुशलता के उपयोग करने वाली अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी कहलाती है। देखिए, कम
कार्बन उत्सर्जन करने वाले संसाधनों की कुशलता से उपयोग करने वाली अर्थव्यवस्था, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना, ऐसे संसाधन यूज करना जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो। कार्बन उत्सर्जन कम हो तो ये कहा जाता है ग्रीन इकोनॉमी है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा आप काम करें, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर आप कार्बन उत्सर्जन कम करें। इसके लिए जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं वो जो कार्बन उत्सर्जन को कम करें, ये पूरी टेक्नोलॉजी को, पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी। जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी बढ़े लेकिन पोल्यूशन कम हो, कार्बन का उत्सर्जन कम हो। अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्योटो प्रोटोकॉल में 2012 तक उत्सर्जन को कम करने का वादा किया गया था। कार्बन उत्सर्जन को कम करने का वादा किया गया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में 2012 तक। अगला है बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 और CO2 है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश नॉर्वे है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अशोक जो वृक्ष होता है ये वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष माना जाता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ध्यान रखिएगा, वायु प्रदूषण। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ये है ओस्लो में। कहाँ पर है, ओस्लो में स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त है। सर्वाहारी जो सभी प्रकार के आहार को कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक क्या है। वर्ल्ड वाइड फंड का जो प्रतीक है ये है जॉइंट पांडा है। हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया। जो हरा सूचकांक का ये कॉन्सेप्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये विकसित किया गया है। आगे है 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन क्योटो में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, क्योटो में किया गया था 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन। आगे भौगोलिक क्षेत्रों में सभी पारिस्थितिकी तंत्र इकट्ठे ज्यादा बड़ी इकाई बनाते हैं जिसे हम बायोम कहते हैं। बायोम किसे कहते हैं, सभी पारिस्थितिकी तंत्र इकट्ठे मिल करके, सभी पारिस्थितिकी तंत्र जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं, वो मिल करके एक बड़ी इकाई बनाते हैं। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं तो क्या बनता है, बायोम बनता है। अगला प्रश्न, जीवभार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है वो तालाब है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है जीवभार का, ये कैसा होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उल्टा होता है। अगला ये कोटेशन से रिलेटेड है प्रश्न, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित ये नारा है। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक है फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। अगला है, पारिस्थितिकी निकेत की जो संकल्पना है ये किसके द्वारा दी गई, ये दी गई ग्रेनेल्स के द्वारा। ग्रेनेल्स ने पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को दिया, कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, ओडिशा राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ओडिशा राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अगला है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी जब मानसून स्टार्ट होता है तो सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु प्राप्त करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है। आप लोग अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, आपके फीडबैक का हम इंतजार करेंगे। और आपके फीडबैक, लाइक और शेयर से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, एक अलग ही लेवल पर हम पहुंच जाते हैं। अगला है हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उनमें पौधों का जो जैविक पदार्थ होता है अधिकतम होता है। तो पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम कहाँ पर होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ पर होता है। तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल।
अगला है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली जो कीटभक्षी मछली होती है वो कौन सी है? गैम्बूसिया। ये प्रश्न पूछा जाता है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयुक्त की जाती है? गैम्बूसिया। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। महासागर सबसे ज्यादा स्थायी स्टेबल इकोसिस्टम है ये। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। अधिपादप मुख्यतः कोड़धारी वनों में पाए जाते हैं। जो एपिफाइट्स होते हैं ये मुख्यतः कोड़धारी वनों में पाए जाते हैं। बस इतना जानते रहिए, पूछा जाएगा कि अधिपादप कहाँ पर पाए जाते हैं? कोड़धारी वनों में पाए जाते हैं ये मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वायुमंडल का तापमान भी बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। सिंपल सी भाषा में ये समझिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल की ऊष्मा को ये बाहर नहीं जाने देती, सोख लेती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए नेक्स्ट है, सीता अशोक धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। सीता अशोक धूल प्रदूषण, ध्यान दीजिएगा किस प्रदूषण को रोकने के लिए? तो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए ये उपयुक्त वृक्ष है। पूछा जाता है प्रदूषण के नाम, धूल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण दे दिया जाएगा तो आपका उत्तर होगा धूल प्रदूषण। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। जल्दबाजी में कोई भी प्रदूषण लगा दिया, अच्छा प्रदूषण तो लगाया था, आगे भूल गए। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है, शांत घाटी जो कि केरल में है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो शांत घाटी केरला की है इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, इसे हम साइलेंट वैली कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर है? जीवाश्म नेशनल पार्क ये है एमपी मध्य प्रदेश में। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जीवधारियों में उभयचर वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं। जीवधारियों में जो उभयचर वर्ग है, उभयचर वर्ग जो स्थल और जल दोनों में रह सकता है। स्थल और जल में रहने वाले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेंढक है। तो ये जो उभयचर वाले होते हैं ये नाभिकीय विकिरण जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है उसके प्रति ज़्यादा ये संवेदनशील होते हैं। अगला प्रश्न, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। अगला, अक्षांश वह मुख्य कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। अक्षांश वह मुख्य कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। ठीक है। नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो आपको उत्तर हो जाएगा नॉर्वे में। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, पंजाब और तमिलनाडु में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। भारत के किन राज्यों में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो आपका उत्तर होगा पंजाब और तमिलनाडु में होती है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 1 में पादप आते हैं। पोषण स्तर 1 जो होता है उसमें पादप आते ही हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पादप हैं तो पादप को सभी खाते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर संख्या कम होती चली जाती है तो पादप सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद हम इस पर खुद आश्रित होते हैं। धीरे धीरे ये लेवल आगे जब बढ़ता है तो सबसे, ये इनके कहने का मतलब खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 1 में जो ट्रॉपिक लेवल 1 होता है यहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं जो स्वपोषी होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो स्वपोषी पादप ही होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी साहचर्य है। इसको हम आपको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझाते हैं। लाइकेन, लाइकेन LICHEN, लाइकेन इसे बोला जाता है। लाइकेन एक ये पौधे की कैटेगरी में आता है। पहले तो ये जानिए ये जीव है या पौधा है, तो ये जानिए ये पौधा है। इस पौधे में
एक सहजीवन पाया जाता है, सहजीवन जिसमें कि शैवाल और कवक दोनों साथ में रहते हैं। ये समझिए, शैवाल और कवक दोनों के साथ का नाम होता है लाइकेन। अब समझ में आया? शैवाल और कवक का सहजीवन यानी कि दोनों साथ साथ जीते हैं। शैवाल क्या काम करता है? शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और भोजन का निर्माण करता है, ये भोजन बनाता है। कवक क्या काम करता है? ये जो जल और ये खनिज लवण को लेता है और ये प्रदान करता है इसे, ये इसे भोजन प्रदान करता है, और ये दोनों इस तरीके से मिलजुल करके रहते हैं। जो इनके पास नहीं है इसको देते हैं, ये जो इसके पास नहीं है वो इसको देता है। एक दूसरे से मिल करके साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, यही है सहजीवन। एक दूसरे को फायदा पहुंचा करके जीवन व्यतीत करना, ठीक है। और ये लाइकेन नग्न चट्टान यानी कि जहां पर पारिस्थितिकी अनुक्रम का मतलब होता है सक्सेशन, जैसे कि मतलब वहां पर जीवन नहीं स्टार्ट हुआ तो यहाँ से लाइकेन उग जाता है। जो नग्न चट्टाने मतलब कुछ भी वहां पर ना रहे तो लाइकेन वहां पर उग जाता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। और इस तरीके से अगर यहाँ पर एकदम से बंजर है तो यहाँ पर भी एकदम से हरियाली बन जाती है, एक धीरे धीरे अनुक्रमण हो करके इस तरीके से एक स्टेप फॉलो करते हुए। तो लाइकेन ही स्टार्ट करता है वहाँ का जीवन, ये कहने का मतलब है इस पूरी लाइन का, जो हमने आपको मतलब समझा दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लाइकेन से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है कि लाइकेन किस प्रदूषण के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी कि कहने का मतलब लाइकेन से किस प्रदूषण के बारे में पता चलता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में जो भी रिप्लाई करेगा हम उसके मैसेज को पिन करेंगे और साथ ही साथ में अगर गलत होगा सही जवाब देने की मतलब सही जवाब देंगे, ठीक है। और जिसने भी पहले रिप्लाई की होगी अच्छे तरीके से रिप्लाई डिटेल में, उसका मैसेज पिन करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल छिद्र की पुष्टि की गई, और ये कब की गई? 1985 में, 1985 में की गई। और यहीं पर एक और प्रश्न आप तैयार करिए, वन संरक्षण अधिनियम 1985 आपने तैयार किया, तो 1986, तो वन संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। कब? 1986 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि वन संरक्षण अधिनियम 1986, इससे पहले आप लोगों ने देखा 1985 ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल छिद्र की पुष्टि 1985 में की गई। वन संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। फिर उसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम ये कब पारित हुआ? तो ये 1974 में, 1974 में ये पारित हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम, साथ साथ में हम इसे भी देखते चलते हैं। तो ये कब पारित हुआ? 1981 में, 1981 में। क्लियर है? अब आगे देखेंगे। नाइट्राइट की प्रदूषित जल में अधिक मात्रा होने से, नाइट्राइट है, नाइट्राइट की प्रदूषित जल में अधिक मात्रा होने से शिशुओं में नीलावर्ण बीमारी होती है। नीलावर्ण बीमारी होती है किसकी वजह से? नाइट्राइट। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैली वोकेर ने किया। कब? 1975 में। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जितने भी हमने प्रदूषण से रिलेटेड वृक्षों के नाम बताए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन मफलर इसमें क्या होता है, वृक्षों को एक लाइन से लगा दिया जाता है कि जिससे कि जो शहर की या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे शोर होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो वो जो शोर हो वो इधर तक ना पहुंच पाए। जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, यहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन होती है, ग्रामीण बस्तियां नहीं जहाँ पर पॉपुलेशन होती है, तो इसके लिए क्या होता है कि ऐसे ऐसे पेड़ों को लगा दिया जाता है। जैसे कान पर मफलर लगा दिया जाता है, मफलर लगाने के बाद ठंडी नहीं पहुंच पाती, ऐसे इसी तरीके से आवाज़ छन करके यहाँ तक जो पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पर पॉपुलेशन है, वहाँ तक आवाज़ ना पहुँच पाए, वो पोल्यूशन ना पहुँच पाए जो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अगला है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? कौवा बनाता है। अगला है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र
ये है समुद्र। भारत का सबसे प्राचीन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, ये देखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये सूर्य है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 1973 में ये प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, मथुरा में 1 सितंबर 1793 में, मथुरा में 1 सितंबर 1793 में भूकंप आया था। और आपको यहां पर बताते चलते हैं कि भारत में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1952 में भारत में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई। अगला प्रश्न है, स्थिर अशुद्धियों को हिलाए बिना, स्थिर अशुद्धियों को हिलाए बिना जल की स्वच्छ परत को हटाना क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है। जो स्थिर अशुद्धियां होती हैं उसको बिना हिलाए जल्दी से स्वच्छ जल की परत को हटा देना, उसे हम कहते हैं निस्तारण। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान ये कहां पर है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ कहां पर है? यूपी में स्थित है। उत्तर प्रदेश कहां पर है? ये भारत में है। तो भारत, ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। पलाश वृक्ष को राजस्थान में जंगल की आग कहा जाता है। पलाश वृक्ष को राजस्थान में जंगल की आग कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, पलाश का उत्तर प्रदेश से क्या संबंध है? जब हम करंट पढ़ा रहे थे, उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल फैक्ट आपको देते थे, तब हम आपको पलाश के बारे में बताते थे, सारस, क्रॉन्च, इन सब के बारे में मैंने बताया आपको। तो पलाश का उत्तर प्रदेश से क्या संबंध है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। कब? 1985 में, 1985 में। हमारा अगला प्रश्न यहां पर तैयार होता है, पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक मिलकर के जैवभार कहलाते हैं। जैवभार हम किसे कहते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, ये अपघटक सभी मिलकर के जैवभार का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सियरा लियोन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है सियरा लियोन में। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों का 99% भाग अवशोषित कर लिया जाता है। ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली अल्ट्रा किरणों का जो 99% भाग होता है, ये अवशोषित कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। अगला है, तैलीय प्रदूषण से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है। तैलीय प्रदूषण से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है। जो समुद्र की चिड़ियां होती है, समुद्र में रहने वाली, उनको सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है तैलीय प्रदूषण से होता है, ऑयल पोल्यूशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सबसे कम वायुदाब किस ऋतु में होता है? तो सबसे कम वायुदाब ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। सबसे कम वायुदाब किस में होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। उत्तराखंड ने, किस राज्य ने? उत्तराखंड ने सबसे पहले पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। ठीक है, ये हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले शिक्षा को, जो पर्यावरणीय शिक्षा है, उसको एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में किस राज्य ने शामिल किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस शिखर वार्ता में हुए सम्मेलन के समझौते पर 198 देशों ने हस्ताक्षर किया था। कितने देशों ने? 198। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर स्थापित किया गया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की ये राजधानी है। अगला प्रश्न, भारत में एक मार्क एक्ट कब से लागू किया गया? 1937 से। आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, जो एक मार्क एक्ट है, ये मतलब मेनली ये होता है जो भारत में कृषि उत्पाद होते हैं उन पर लगाया जाता है। एक तरीके से ये एक चिन्ह है। ठीक है, तो एक मार्क चिन्ह भारत में कृषि उत्पाद के जो पदार्थ होते हैं उन पर लगाया जाता है, सब कुछ चेक करने के बाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है,
हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का लगभग 46% भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। सौर ऊर्जा का पूरा ये जब भी परसेंटेज देखा जाता है तो मतलब 100% में से 46% ये भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला प्रश्न हमारा है, जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैस मीथेन का निस्सरण होता है। यानी कि जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनसे ग्रीन हाउस गैस जो CH4 होता है, मीथेन मार्श गैस, ये निकलती है। तो जहाँ पर जुगाली करने वाले पशु होते हैं, आपसे पूछा जाए वहाँ पर किस गैस की अधिकता होती है, तो आपका उत्तर होगा मीथेन। अगला प्रश्न, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट नैस ने किया। नेक्स्ट है, जून 2014 में यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश स्थित हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी। तो यहाँ पर देखिए, हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को के द्वारा ये विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया। हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य ये है बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां होती हैं उनको किसमें सूचीबद्ध किया जाता है? रेड डाटा बुक में। ठीक, ये विलुप्त होने के कगार पर होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम एक इस तरीके से एक होता है ना, फाइल होती है जिसमें कि स्थानीय जो वनस्पति होती है उसे हम प्रेस करके, उसे प्रेस करने के बाद उसे सुखाते हैं, प्रेस करने के बाद उसे स्टोर करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं। तो ये स्थानीय जो वनस्पतियाँ होती हैं उनका संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। साइंस के बच्चों को पता होगा। अगला प्रश्न है, मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोन्टाना को कहा जाता है। अवायवीय जीवाणु के लिए ऑक्सीजन विषैली सिद्ध होती है। अवायवीय, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये पानी में जब घुलती है H2O तो ये बना लेती H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड H2O यानी कि पानी है, ये जब घुलते हैं मतलब दोनों में मिल, ये सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में घुलती है तो ये बना लेती है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? H2SO4 ये अम्ल है। ठीक है, और यही अम्लीय वर्षा में भी होता है। सल्फर की जो गैसें होती हैं और नाइट्रोजन की गैसें ये पानी से मिल जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 हो जाता है। दोनों अम्ल होते हैं और यही जमीन पर गिरती हैं। ये जैसे मतलब SO2 गैस वायुमंडल में है, ऊपर से वर्षा का पानी आया यानी कि H2O मिला, ये बना लिया H2SO4। नाइट्रोजन की गैसें होती हैं H2O, ऊपर से पानी गिरा, वर्षा का पानी गिरता है तो नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होते हैं इनसे मिल करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है और ये बीच में पानी से मिल जाती है गैसें और धरती पर ये अम्ल वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं। यही कॉन्सेप्ट है अम्ल वर्षा का। बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो चुका होगा अम्ल वर्षा भी। अगला है यूरोनॉर्म्स होते हैं यहाँ पर। देखिए, यूरोनॉर्म्स वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये एक बनाया जाता है, ये मानक ऐसे चलेंगे, गाड़ियाँ ऐसे चलेंगी, ये चलेंगी, एक मानक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाथी परियोजना 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले में शुरू की गई। हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में, 1992 में शुरू की गई। कहाँ पर शुरू की गई? झारखंड के सिंहभूमि जिले में शुरू की गई। हमारा अगला प्रश्न है, झील ताजा जल वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। झील ये ताजे जल वाले पारिस्थितिक तंत्र की कैटेगरी में आता है। हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, पर्यावरण की ठोस, तरल एवं वायव्य दशाएं स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, जो ठोस होती है, पर्यावरण की ठोस जो दशा है ये स्थलमंडल को डिनोट करती है, तरल जलमंडल को, वायव्य दशाएं जो वायवीय होती है वो वायुमंडल को बताती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान के क्योटो शहर। अगला प्रश्न, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज
आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन का आकलन करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगर आईपीसीसी की हम बात करते हैं तो ये जलवायु परिवर्तन का आकलन करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये किसके लिए है? जलवायु परिवर्तन का आकलन करने के लिए। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, इंटरनेशनल। अगला है ग्रीन इंडिया मिशन की रूपरेखा कब तैयार की गई? ग्रीन इंडिया मिशन की रूपरेखा 11 जून 2010 को तैयार की गई। क्लियर है? अगला प्रश्न है अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं, तत्व, भूमि, जल और वायु, यह मौजूद है। अगला प्रश्न, स्वपोषित वर्ग के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं से अपने पोषण के लिए मटेरियल तैयार करते हैं। परपोषित वर्ग में उन जीवों को सम्मिलित किया जाता है जो स्वपोषित जीवों द्वारा निर्मित जैविक पदार्थ पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है उत्पादक वर्ग में मुख्य रूप से हरी पत्ती वाले स्वपोषित पादप आते हैं। प्रोड्यूसर जो होते हैं, उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कंज्यूमर, उपभोक्ता। कंज्यूमर्स वर्ग में मुख्यतया परपोषित जीव, मानव सहित सभी जंतु प्राणी आते हैं। कंज्यूमर परपोषित, दूसरों से जो पोषण प्राप्त करते हैं, ये आते हैं कंज्यूमर्स में, बस ये कंज्यूम करते हैं। डिकम्पोजर्स, वियोजक, इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं जो मृत पादपों एवं प्राणियों और जैविक पदार्थों को वियोजित करते हैं। मतलब जो जंतु सड़ गल जाते हैं, जो बड़े बड़े से होते हैं, तो उनको सूक्ष्म जीव छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके मिट्टी में मिलाते हैं, वियोजित करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सामान्यतया जीवमंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा भोजन के रूप में स्थानांतरण के क्रम को हम कहते हैं आहार श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं। फूड चेन, एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा होती है वो ट्रांसफर होती रहती है। अगला है सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए है शाकाहारी जंतु वनस्पतियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे खरगोश, गाय, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, ये सभी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के वर्ग में रखते हैं। जो प्रथम पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, जो द्वितीय पर उन्हें तृतीय, इस तरीके से चलता रहता है। और जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जैसे मेंढक और छिपकली, ये सभी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो सभी मृत जीवों, पौधों और जंतुओं को अपघटित कर देते हैं। अपघटक जो होते हैं वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सभी मृत जीवों को अपघटित कर देते हैं। आगे है 1935 में A.H. टॉन्सले द्वारा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया। टॉन्सले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया, और कब किया गया? 1935 में। हमारा अगला प्रश्न है हरे पौधों द्वारा प्राप्त की गई सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हरे पौधों के द्वारा प्राप्त की गई जो सौर ऊर्जा होती है उसका अधिकांश भाग ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए, अगला प्रश्न है बड़े स्तर पर सागरीय पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता से कम होती है। ठीक है, बड़े सागर पर जो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता होती है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता से ये कम होती है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक उत्सर्जक देश चीन है, अभी आप लोगों ने देखा। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किसी पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं।
तो सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किसी पारिस्थितिक तंत्र की जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो कम होती है। अगला है बायोमास पिरामिड। किसी पारितंत्र इकाई में एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले जैविक घटकों के कुल द्रव्यमान भार को बायोमास कहते हैं। बायोमास किसे कहते हैं? बायोमास पिरामिड जो होता है, किसी पारितंत्र इकाई में एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले जैविक घटकों के कुल द्रव्यमान भार को बायोमास बायोमास कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से पिरामिड चलता रहता है। अगला हमारा प्रश्न आप सभी के लिए, नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल के विभिन्न यौगिकों में पाया जाता है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों में उनकी जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, इस नाइट्रोजन का अभिगमन पेड़ पौधों में प्रोटीन के रूप में होता है। प्रोटीन में एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो एक नाइट्रोजन का विकल्प दिया होता है, तो नाइट्रोजन आप टिक करेंगे, जो उन्हें मिट्टी से मिले लवणों से प्राप्त होता है। फिर आगे है, वायुमंडल से नाइट्रोजन पेड़ पौधों में मिट्टी के द्वारा पहुंचता है। जीव जंतु इसे पौधे से प्राप्त कर पुनः वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और यही नाइट्रोजन चक्र है। पूरा चलता रहता है, जो साइकिल है जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर फिर मिल जाना, यही पूरा चक्र होता है। आगे ऑक्सीजन चक्र। पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड कब ग्रहण करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि श्वसन की प्रक्रिया में भी ये यही करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पौधों द्वारा छोड़ा गया जो ऑक्सीजन होता है उसे प्राणी ग्रहण करते हैं, और प्राणी क्या काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, और ये पूरी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इकोलॉजिकल नीचे। इकोलॉजिकल नीचे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे ग्रेनेल द्वारा वर्ष 1917 किया गया था, और 1927 में चार्ल्स इल्टन ने पारिस्थितिक कर्मता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए, सभी को हमने एक जगह पर कलेक्ट किया है। पूरा कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया। अगर आप लोग मतलब हमेशा कंपटीशन की तैयारी करते रहे होंगे, एक कॉम्पिटिटर हैं अच्छे वाले, तो आप सभी प्रश्नों को पहचानते होंगे। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर देखते होंगे, अगर उसमें EVS का पोर्शन है तो ये सारे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए, 1957 में हचिंसन ने पारिस्थितिक कर्मता की अवधारणा को प्रसिद्ध बनाया, और दोनों में अंतर था, इसीलिए दोनों पॉइंट हमने लिखा। प्रदूषित जल से हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी बुखार, टाइफाइड, पेचिस आदि रोग होता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से प्रदूषित जल से होने वाली बीमारी कौन सी है? अभी तो लग रहा है ये कैसा पॉइंट है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार होता है, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस से कौन सा रोग होता है? एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए, पारा से कौन सा रोग होता है? तो पारा से मिनीमाता नामक रोग होता है। अगला प्रश्न आपका बनता है, कैडमियम से कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम से इटाई नामक रोग होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है? आर्सेनिक से ब्लैक फुट, मस्सा, ये सभी उत्पन्न होता है। तेल रिसाव से पारिस्थितिकी और पोषण स्तर का विनाश होता है। जब जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधों को नुकसान होगा, तो ट्रॉपिक लेवल बन ही नहीं पाएगा, तो विनाश तो होगा ही। अगला है, सांद्रण वृद्धि से कुपोषण होता है। सांद्रण वृद्धि से कुपोषण होता है। और अगला हमारा पॉइंट है, अत्यधिक लवणता से मृदा क्षारीय हो जाती है। मृदा में क्षारीयता का गुण आ जाता है। अम्ल वर्षा से वन विनाश होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम को म्यामोग्लोबिनेमा नाइट्रेट साइनोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में रुक जाता है। जब ये बीमारी होती है तो ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, शरीर में नहीं हो पाता अच्छे से, जिससे कि शरीर नीला पड़ जाता है बच्चों का, और इनकी डेथ हो जाती है। अगला, और ये पेयजल में 45 ppm से अधिक नाइट्रेट आयन की मात्रा होने पर होता है। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है,
पानी में नाइट्रेट आयन की मात्रा 45 ppm से अधिक होने पर होती है ये कंडीशन। और अगला प्रश्न ये जो कि है आसान सा लेकिन पूछा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान को श्रवण विज्ञान भी कहा जाता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में समर्थ है और मैग्नेसाइट मिट्टी को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। अगला हमारा प्रश्न पॉइंट के रूप में तैयार होगा, मृदा प्रदूषण रोकने हेतु जो प्रयास किए जाए उनमें ये शामिल है कि जो हानिकारक रसायन हैं और विदेशी अशोधित उर्वरकों, जो विदेश से आए हुए अशोधित मतलब जिनमें शोधन नहीं हुआ हो, ऐसे उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अविषालुता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में। अविषालुता टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक मतलब जहर, टॉक्सिसिटी मतलब जहरपन, जिसमें जहर हो, जैसे मतलब टॉक्सिक चीजें हो। तो इसका जो अनुसंधान संस्थान है औद्योगिक तरीके से, ये है लखनऊ में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये कहाँ पर है? ये आपका है नई दिल्ली में। अगले प्रश्न पर चलेंगे, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये है पुणे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहाँ पर है? ये है नागपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट एक महत्वपूर्ण शब्द है जहां पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जैव विविधता एक ऐसा समृद्ध क्षेत्र है जहां स्थानिक प्रजातियों की बहुलता हो। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब की गई? 1958 में, 1958 में की गई। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। यह भी मैंने अभी आपको बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ये पूछा जाता है, वायु क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, क्या है? तो आपका उत्तर होगा मिश्रण है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिश्रण और यौगिक का कॉन्सेप्ट बताते चलते हैं कि क्या अंतर होता है। मिश्रण और यौगिक, देखिए दोनों में एक से अधिक तत्व मिले हुए होते हैं, एक से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं, दोनों में, मिश्रण में भी यौगिक में भी। लेकिन मिश्रण में जो होता है अनुपात फिक्स नहीं होता। जितने भी पदार्थ मिलाए जाते हैं, जितने भी पदार्थ मिले हुए होते हैं, उनका अनुपात फिक्स नहीं होता, रेशियो फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो यौगिक होते हैं इनका रेशियो फिक्स होता है। कहने का मतलब, आपको सिंपल से एक एग्जाम्पल हम हमेशा बताते हैं, H2O पानी है तो हाइड्रोजन 2 के अनुपात में होगा, ऑक्सीजन 1 के अनुपात में, 2 अनुपात 1 के अनुपात में होगा, राइट। लेकिन जैसे अगर हम यहाँ पर शरबत की बात करते हैं तो यहाँ पर चीनी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पानी कम डाल सकते हैं, पानी कम चीनी ज़्यादा, टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तभी वो शरबत ही बनेगा। चाहे चीनी आप कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तब भी शरबत बनेगा। लेकिन पानी में अगर हाइड्रोजन आपने कम कर दिया, ऑक्सीजन ज़्यादा कर दिया, पानी कभी नहीं बनेगा। इनका अनुपात फिक्स होता है। यही बात वायु के सेंस में भी है। ऑक्सीजन कभी ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, ऑक्सीजन की हमेशा डिमांड रहती है बढ़े, लेकिन कम हो रही है, तो कहने का मतलब कम या ज़्यादा हो रही है तभी वायु वायु ही है। तो कहने का मतलब ये मिश्रण है। उम्मीद है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, प्यार से अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक करेंगे हमें मोटिवेट करने के लिए। तो लाइक और शेयर करते रहिए फटाफट से, ईमानदारी के साथ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो लाइक और शेयर करते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब वायु में देखिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, ये सभी पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यानी कि भोजन बनाने की, जो ये भोजन बनाते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस। वैसे भी आप सभी जानते हैं जो पौधे होते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, रिस्पिरेशन में
ऑक्सीजन ग्रहण करते, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते, लेकिन जस्ट श्वसन का अपोजिट होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन हम भी लेते हैं और पेड़ पौधे भी लेते हैं। तो यही बताया जा रहा है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता भी दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इको मार्क। इको मार्क प्रमाण पत्र। अभी इससे पहले आप लोगों ने एग मार्क देखा था। तो इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषक नहीं होते, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, उनके लिए ये एक मार्क दिया जाता है, इको मार्क। और ये प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। 1991 से ये दिया जा रहा है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। तो कहने का मतलब विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ जो तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, वो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्योंकि पृथ्वी के 71%, 100 में से आप 71 निकालेंगे तो ज्यादा है कि नहीं है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। DDT एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है हर ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता जाता है। DDT का जो खाद्य श्रृंखला में जब जैसे मतलब एक प्राणी खाया तो यहाँ से जो आगे सांद्रण लेवल इसका होगा अगले ट्रॉपिक लेवल में, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा आगे बढ़ता जाता है, फिर आगे जाएगा ये बढ़ता जाता है। तो इसलिए इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए DDT के प्रयोग पर रोक लगी हुई है। तो खाद्य श्रृंखला में जो फूड चेन में DDT एक बार प्रवेश कर जाता है तो इसका सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय पर उससे अधिक और तृतीय पर सबसे अधिक हो जाता है। तो हर ट्रॉपिक लेवल में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसकी मात्रा होती है, इसका सांद्रण होता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और तैयार करते हुए चलिए। DDT का फुल फॉर्म क्या है? DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT का फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कक्ष का रण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कक्ष का रण भारतीय वन्य गधा का प्राकृतिक आवास है। पूछा जाता है कि जो वाइल्ड एस पाए जाते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो इंडियन, ये कक्ष के रण में, कक्ष के रण के लिए ये भारतीय वन्य गधा के लिए फेमस है, मतलब ये इसका प्राकृतिक आवास है। पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला जो राज्य है ये गुजरात है और आंध्र प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान है, इंपॉर्टेंट है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। जो ताप वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है, मुख्य कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस प्रकार की गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस कही जाती है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश जो है चीन है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। यूरोपियन यूनियन जो है ये तीसरे स्थान पर है और भारत चौथे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा ये डाटा। हमारा अगला प्रश्न है मेथेन CH4। इस गैस को हम कहते हैं मार्श गैस। मार्श गैस क्यों कहते हैं? हम कई बार बता चुके हैं आपको, SCERT में भी आपको पढ़ाते टाइम बताया था। तो आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला हमारा प्रश्न है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का जो बनना होता है ये कहा जाता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी की वजह से देखिए यहाँ पर देखिए हिमालय का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मतलब सागर का जो पानी जब बर्फ पिघलती है तो सागर तल में वृद्धि होती है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, ये सभी वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है ओजोन परत मुख्यतया किस मंडल में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल के निचले हिस्से में अवस्थित है। यह सूर्य की परावैंगनी हानिकारक जो परावैंगनी किरणें हैं इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी जो गैस है, CFC, यही मैंने आपको बताया यहाँ पर CFC। उसके साथ ही साथ में CFC है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन और हैलोन में 12, 11, 13, 01, ये सभी ओजोन परत के क्षरण के लिए इंपॉर्टेंट है। और ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास हो जाती कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। भाई बहुत मेहनत लगती है सच में, आपके लाइक और शेयर के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो आपके मोटिवेशन और एनर्जी हमें मिले उसके लिए लाइक और शेयर की बहुत ज़रूरत है। हमें मोटिवेशन और एनर्जी अगर आप देना चाहते हैं सच में तो लाइक और शेयर करते रहिए और अपने कम से कम 5 दोस्तों में जितने भी स्टूडेंट हैं शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। और मुझे यकीन है आप ज़रूर करेंगे, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये रहा आपका पहला सवाल, आज के सवाल में आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? समताप मंडल की ओजोन गैस के परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? सीवैट्स, डॉप्सन इकाई, मेल्सन इकाई या फिर इनमें से कोई नहीं? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमें आपके फीडबैक का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए अतुलनीय है, जैसा भी हो सजेस्ट कीजिएगा। और ये पूरा EVS की टेंशन यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यहाँ पर आप लोग एक बार टाइम टेबल देख लीजिए। वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की क्लासेस देखिए, सुबह 10 बजे होती और दूसरी क्लास दोपहर के 3 बजे होती, तीसरी क्लास इस टाइम पर रात के 10:30 बजे हो रही है। और वनडे एग्जाम्स 2.0 पर आपकी क्लासेस 8 बजे हो रही है, 8 बजे वो भी करंट की क्लास होती है। और एक आपका चैनल है जिसका नाम है मनमन ब्लॉग्स, यहाँ पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी एक्टिविटी देख सकते हैं। तो इसी सूचना के साथ ही क्लास को करेंगे कंप्लीट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।